CUET की तैयारी कर रहे समस्त छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, YouTube श्रृंखला के अंतर्गत प्रत्येक अध्याय से 5 प्रश्नों के विश्लेषण की श्रृंखला हम लोग लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में आपको एक आइडिया लग सके कि हाँ, ओवरऑल इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। YouTube पर कुछ मैसेज मैं देख रहा था। उस मैसेज में किसी छात्र ने यह कहा कि सर, क्वेश्चन और भी डेप्थ में दीजिए। देखिए, डेप्थ की कोई समस्या नहीं है, डेप्थ तो बहुत ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल सिविल सर्विसेज के जैसा भी डेप्थ दिया जा सकता है, उसमें हम लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी चर्चा परिचर्चा को उस वास्तविक पैटर्न तक सीमित रखना चाहते हैं जो 12th के बच्चों से डिमांड की जाती है, और जिस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं, उसी तरह के प्रश्नों को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि विशेषकर यूनिट 3 से मैंने यह प्रयास किया है कि यूनिट 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और आज 8वें यूनिट पर चर्चा करने के लिए हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो यूनिट 3 से मैंने यह चर्चा किया है, यह प्रयास किया है कि अपनी चर्चा परिचर्चा को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए उस टॉपिक के एक समरी के विषय में भी मैं बातचीत कर सकूं, ताकि आप यदि खुद से भी तैयारी करते हैं तो आपको एक आइडिया लग सके कि हां, हमें इस टॉपिक को तैयार कैसे करना है, या इस टॉपिक में मेन डायमेंशंस क्या हैं, किसे हमें कवर करना चाहिए और किस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। इसी चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूनिट 8 पर चर्चा करने जा रहे हैं, और यूनिट 8 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंध से संबंधित है। 16वीं और 17वीं शताब्दी का अर्थ ही है कि हम मुगल साम्राज्य के संबंध में यह जानना चाहते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि की क्या स्थिति थी, खेती कैसे किया जाता था, भूमि संबंध कैसे थे। भूमि संबंध का मतलब है कि भूमि का मालिकाना अधिकार किसके पास था, राज्य या जागीरदार या जमींदार या अधिकारी किस प्रकार से भू राजस्व लगाते थे और उसे वसूल करते थे। फसलों की विविधता के संबंध में विशेषकर 17वीं शताब्दी का विशेष महत्व है। हम इस बात को जानते हैं कि लगातार भारत का पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूरोप के देशों से लगातार भारत के व्यापारिक संबंध बने हुए थे। इसलिए मुगल साम्राज्य के अंतर्गत भी खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त जिन्स ए कामिल अर्थात नकदी फसलों के उत्पादन पर भी बल दिया गया था। 17वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नई दुनिया अर्थात लैटिन अमेरिका से कई नवीन फसलों को भी भारत में पुर्तगालियों के सहयोग से इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था। तंबाकू भी इसमें से एक है, मक्का भी इसमें से एक है, मिर्च, पपीता, टमाटर, आलू, अनानास, मतलब विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल, काजू, पीनट्स, बादाम, जो बड़े वाले जो बादाम होते हैं, बादाम गिरी, इन सभी की खेती को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्वाभाविक रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषक संबंधों को पढ़ते हुए या कृषि की स्थिति के विषय में पढ़ते हुए जो नवीन फसल आ रहे थे, जहां से आ रहे थे, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। गांव की व्यवस्था क्या थी, क्योंकि कृषि संबंध बिना ग्रामीण ढांचे के नहीं किया जा सकता है, और हम जानते हैं कि जो भारत की ग्रामीण
व्यवस्था है वह पंचायतों से और मुखिया से बहुत कुछ संचालित होता है। यहां तक कि जातीय पंचायत भी ग्रामीण संबंधों के अंतर्गत लोगों के व्यवहार, आचरण, विचार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जातीय पंचायत विवाह की शुद्धता को भी बनाकर रखते थे। इसके अतिरिक्त आपको यह भी फोकस करने की जरूरत है कि ठीक है, कृषि है, कृषक है, ग्रामीण जनजीवन है, ग्रामीण व्यवस्था है, पंचायतें हैं, साथ साथ कृषि कार्य में उपयुक्त किए जाने वाले अर्थात कृषि कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं या उपकरण थे या हथियार थे, उसको बनाने वाले या कृषि कार्य में विभिन्न तरह से सहायता करने वाले अन्य लोगों, शिल्पियों, दस्तकारों, धोबी, नाई, इन सभी के विषय में अर्थात ग्रामीण दस्तकारों के विषय में, शिल्पियों के विषय में, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे, कुम्हार, उनके विषय में क्या व्यवस्था थी और इस संबंध में जजमानी व्यवस्था का क्या महत्व था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा व्यवस्था या बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करने में सर्राफ की क्या भूमिका थी। कृषकों के वर्गीकरण पर भी ध्यान देंगे कि खुद कास्त, पाही कास्त या मुजरियान, कैसे कैसे किसानों को कहा जाता था, इनमें माइन्यूट अंतर क्या है। 16वीं 17वीं शताब्दी के कृषक संबंधों को पढ़ते हुए, विशेषकर अकबर के समय में पढ़ते हुए, आपको नाबूद प्रथा को भी जानने की जरूरत है और फिर इस बात को भी जानने की जरूरत है कि शाहजहां के शासनकाल में नाबूद प्रथा में क्या परिवर्तन लाया गया था और फिर इजारेदारी की व्यवस्था जो शाहजहां के शासनकाल में भू राजस्व को वसूल किए जाने के अंतर्गत लाया गया, वो व्यवस्था क्या थी। तो इन सभी चीजों का बड़ा विशेष महत्व था। अकबर के शासनकाल में ही टोडरमल के विशेष योगदान से जो भू राजस्व प्रणाली विकसित हुई, वह भू राजस्व प्रणाली क्या थी। शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली जब्ती और रे, पट्टा और कबूलियत व्यवस्था में कैसे संशोधन किया गया, उससे क्या सबक लिया गया, उसमें क्या और भी आगे सुधार किए गए, उसे कैसे अकबर ने वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया टोडरमल के योगदान के परिणाम स्वरूप, इन सभी चीजों को इस पूरे टॉपिक में आपको पढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए स्रोत के रूप में आईने अकबरी या अकबरनामा का उपयोग कैसे आप कर सकते हैं। आईने अकबरी या अकबरनामा हमें किस प्रकार की जानकारियां देता है, इन सभी चीजों को भी आपको जानने समझने की जरूरत है। साथ ही साथ अन्य स्रोतों से यदि इसकी तुलना करें, जो जानकारी अकबरनामा और आईने अकबरी में दिया गया है, उसे अन्य स्रोतों से यदि उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ राजस्व आय से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। उन आंकड़ों से यदि उसकी तुलना करें तो आप अधिक बेहतर रूप में 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषक संबंधों का वर्णन कर सकते हैं। साथ ही साथ मुगल भू राजस्व प्रणाली का तुलनात्मक वर्णन आप मराठा क्षेत्र में जो भू राजस्व प्रणाली थी उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि मराठों ने जागीरदारी व्यवस्था को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में जो रैयतबारी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत राज्य ने किसानों से सीधे संबंध को स्थापित करने पर बल दिया और मध्यस्थों को समाप्त करने पर बल दिया, उसके विषय में आप पढ़ेंगे। फिर पटेल या पाटिल, कुलकर्णी, देशकर्णी इत्यादि के विषय में, देश कुलकर्णी इत्यादि के विषय में आपको पढ़ना है कि राजस्व के वसूली के अंतर्गत पटेल और कुलकर्णी का क्या योगदान था। देश पांडे या देश कुलकर्णी, देशमुख या देसाई किस किस स्तर पर क्या क्या भूमिकाएं निभा रहे थे,
इन्हें आपको समझने की जरूरत है यदि आप मराठा भू राजस्व प्रणाली के साथ मुगल भू राजस्व प्रणाली का तुलनात्मक वर्णन करते हैं तो। साथ ही साथ मराठों की जो कर व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत आप चौथ, सरदेशमुखी इत्यादि के विषय में पढ़ेंगे, या सरंजाम व्यवस्था जो है, या जिसे हम मुकासा व्यवस्था कहते हैं, उन सभी के संबंध में आपको पढ़ना चाहिए, जानकारी अर्जित करना चाहिए। और 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषक संबंधों का अध्ययन करते हुए अंग्रेजों ने कैसे आईन अकबरी और अकबरनामा का अनुवाद किया, इसे भी आपको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इस पूरे टॉपिक में आपका फोकस एरिया ये होना चाहिए। आइए इस पूरे टॉपिक से कुछ प्रश्न हम लोग लेते हैं। जैसे बड़ा सामान्य प्रश्न पूछा हुआ है कि मुगल साम्राज्य के दौरान जिन्स ए कामिल क्या था। तो जिन्स ए कामिल बेहतरीन फसल के रूप में इसको शामिल किया गया था। अर्थात एक तो खाद्यान्न फसल है और उससे भिन्न जो फसल है उसे जिन्स ए कामिल कहा गया। वस्तुतः जिन्स ए कामिल क्या है, तो यह कैश क्रॉप है, अर्थात नकदी फसल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कपास और गन्ना शामिल है। 16वीं 17वीं शताब्दी में बंगाल के गन्ना को सर्वोत्तम माना जाता था और कपास उत्पादन का क्षेत्र दक्कन के क्षेत्र के रूप में सब दिन से रहा है। लेकिन फिर कपास से सूती वस्त्र बनाना, यह बंगाल, बिहार में भागलपुर, बनारस, ढाका इत्यादि इसके महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करते थे। जूट उद्योग भी बंगाल में काफी विकसित था, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त तिलहन को भी जिन्स ए कामिल में शामिल किया गया था। और बाद में अफीम, तंबाकू और नील को भी जिन्स ए कामिल में ही शामिल किया गया था। इस तरह से जब भी आप पढ़ते हैं तो आप यह समझिए, जैसे आपने कहा कि सर प्रश्न को और भी डेप्थ में दीजिए, आप यह समझिए कि एक प्रश्न आपको यह अवसर देता है कि आप उस प्रश्न के आसपास से सारी बातों को जानने का प्रयास करें। प्रश्न वही कहीं ना कहीं से आएगा। जैसे नील की खेती के लिए गुजरात का सरखेज काफी महत्वपूर्ण था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का बयाना काफी महत्वपूर्ण था नील की खेती के लिए। और पहले भी हमने आपको बताया कि गन्ना की खेती के लिए बंगाल का जो गन्ना है वो सर्वोत्तम माना जाता था, हालांकि इसकी खेती पंजाब में भी की जाती थी। पपीता और मक्का अमेरिका से आया था, तो तरबूज, खरबूज मध्य एशिया से आया था। अनानास और काजू लैटिन अमेरिका से आए थे। इस तरह से इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तंबाकू की खेती के विषय में आपको ध्यान में यह रखना है कि लगभग अकबर के समय में ही दक्षिण भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती को प्रचलित कराया। लेकिन यह बड़ा आश्चर्य है कि अकबर के समय में जो आईन अकबरी लिखा गया है उसमें तंबाकू का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन तंबाकू का प्रचलन काफी हो गया था। इसलिए आप जहांगीर के काल में देखेंगे कि जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए 12 अध्यादेश पारित किए थे। तो खेती के संबंध में जब आप बातें कर रहे हैं तो एक प्रश्न को एक अवसर मानते हुए उसे आप विभिन्न तरीके से कवर करने का प्रयास कीजिए। 16वीं 17वीं शताब्दी में अकाल या महामारी का वर्णन भी ग्रंथों में किया गया है, आईन अकबरी में भी किया गया है। इब्न बदायूनी नाम का एक लेखक है, वह अकबर के शासनकाल में अकाल और महामारी दोनों का उल्लेख करता है। शाहजहां के शासनकाल में एक लेखक है लाहौरी और एक लेखक है पीटर मुंडी, दोनों ही अकाल का उल्लेख करते हैं। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाहजहां के शासनकाल में इनमें से किन लेखकों ने अकाल का वर्णन किया है।
तो पीटर मुंडी ने भी इसका वर्णन किया है और लाहौरी ने भी इसका वर्णन किया है, जबकि अकबर के काल में बदायूनी ने अकाल का वर्णन किया है। इस तरह से एक प्रश्न को अवसर मानते हुए आपको विभिन्न बातों से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर की मरम्मत कराई गई थी? देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न है। शाह नहर की मरम्मत, शाह नहर और फैज नहर बड़ा महत्वपूर्ण है। फैज नहर को भी ध्यान में रखिएगा। ये दोनों शाहजहां के शासनकाल में इसकी मरम्मत कराई जाने का साक्ष्य मिलता है। बाबरनामा, या जिसे हम तुजुक ए बाबरी कहते हैं, चूंकि तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है, जिसका अनुवाद बाद में बाबरनामा के नाम से किया गया है फारसी में। मूलभूत रूप में यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो जब आप बाबरनामा को पढ़ेंगे तो बाबरनामा में स्पष्टतः यह उल्लेख है कि भारत में नहर जैसी सिंचाई प्रणाली बहुत विकसित नहीं है, क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा अच्छी है, मानसून अच्छी है, पानी के स्रोत उपलब्ध हैं, हर कहीं उपलब्ध है। वह सिंचाई के साधनों के रूप में रहट की भी चर्चा करती है, जो कुएं से पानी निकाल करके खेतों में, आसपास के खेतों में पानी के माध्यम से सिंचाई किया जाता था। तो इस तरह से जब आप बाबरनामा में सिंचाई सुविधा के संबंध में दिए गए इन बातों को जब आप पढ़ते हैं, उसी समय आप कंपेयर कर सकते हैं। इकाई 7 के अंतर्गत हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया था, और विजयनगर साम्राज्य में जो अब्दुल रज्जाक नामक फारस का यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, उसने विजयनगर साम्राज्य के जल प्रबंधन प्रणाली, नहर प्रणाली इत्यादि पर उसने काफी अच्छी जानकारी दी है। तो नहर व्यवस्था या सिंचाई की व्यवस्था उन क्षेत्रों में या उन राज्यों में अधिक विकसित थी जहां पर शुष्क कृषि थी। सामान्य तौर पर उत्तर भारत में नहर प्रणाली ज्यादा लोकप्रिय उस समय में नहीं था। इसके पश्चात तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आइन या आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सीधी सी बात यह है कि अकबर ने पूरे मुगल साम्राज्य के इतिहास का एक खाका प्रस्तुत करने के लिए आईने अकबरी को लिखने की परियोजना चलाई थी। अकबरनामा इसी का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन कौन आइन ए अकबरी के अनुवादक रहे? तो हेनरी ब्लॉकमैन सबसे पहले इन्होंने इनका अनुवाद करना प्रारंभ किया। बाद में एक खंड का ही अनुवाद इन्होंने किया। बाद में जो 2 अन्य खंड थे उसका अनुवाद H.S. जेरेट ने किया। अर्थात आंसर ए और बी हो जाएगा। जबकि एक और प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रहट से सिंचाई का वर्णन किया गया है? तो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी में रहट प्रणाली, अर्थात कुओं से बैल की सहायता से या फिर एक चकड़ी लगा दिया जाता था और बांस के सहारे एक रस्सी लगा दी जाती थी, जिससे बैल जैसे जैसे घूमता था वैसे वैसे पानी कुएं से बाहर आता रहता था और उसे एक नाली के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता था। और इस तरह से जो सामान्य सिंचाई का कार्य था उसे रहट प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाता था। इस तरह से किसी भी टॉपिक में आपको ध्यान में यह रखना है कि फोकस्ड एरिया क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, कहां से प्रश्न आ सकता है, उन पर अपने अध्ययन को आपको रखना है। ये जो पूरा सीरीज या श्रृंखला हम लोग लाए हैं, जिसमें 5 प्रश्न ही हम दे रहे हैं, लेकिन इन 5 प्रश्नों के महत्व को आपको समझना है कि ये जो 5 प्रश्न हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इन 5 प्रश्नों पर डिस्कशन के माध्यम से इस एक पूरे टॉपिक को फ्रेम करने का काम किया जा रहा है। और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं किसी भी टॉपिक में, जो आपका फोकस्ड एरिया है, उसको स्पष्ट किया जा रहा है। निसंदेह
यह डिस्कशन संक्षिप्त डिस्कशन है। कंप्लीट डिस्कशन लेने के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से पूरे टॉपिक पर जो डिटेल क्लास लिया गया है, जो डिटेल स्टडी सामग्री है, हमारी अध्ययन सामग्री है, प्रिंटेड मटेरियल्स है, और प्रत्येक टॉपिक के साथ बहुत व्यापक रूपों में, बहुत वैरायटीज में हम लोगों ने अभ्यास प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो वो सब रेगुलर क्लास में जो बच्चे आते हैं उन सभी को ये चीजें सुविधाएं दी जा रही हैं। आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप जाइए और जो आवश्यक कार्यवाही हो वो आवश्यक कार्यवाही के माध्यम से नियमित कक्षा से जुड़िए, ताकि डिटेल्ड में आप पूरे कोर्स पर जो बातचीत की जा रही है उसका फायदा उठा सके, ताकि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए एक अच्छा रैंक लगा सके, एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ सके और ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकें और अपने कैरियर को एक बेहतरीन शेप दे सकें, एक आकार दे सकें, एक शक्ल दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।